हेलो दोस्तों, मैं संजय मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। बहुत दिनों से अपना जो है केमिस्ट्री क्लास बंद था, मैं मैथ पढ़ा रहा था। अब जो है प्रॉपर वीडियो मिलेगी आपको डेली की डेली रसायन विज्ञान और 12th की मैथ, 10th की मैथ, 9th की मैथ, 4 वीडियो मैं पर डे अपलोड करूँगा। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि कोई आपके चाहने वाला यार दोस्त है तो उससे बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो है निश्चित रूप से ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी इस लॉकडाउन में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 10 में इसके आगे तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। क्या हेडिंग है? विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। तो जैसे आप सीमाएं होती है मतलब कि कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन इसकी है, एक सीमा है या 2 है या फिर 3, इसकी जितनी कंडीशन बनती हैं सारी की सारी कंडीशन हमको यहाँ पर बताना है। तो पहला कंडीशन क्या होगा? अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तन विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में वांट हाफ समीकरण का पालन करती है। देखिए ये क्या कह रहा है कि वांट हाफ समीकरण का क्या करती हैं? पालन करती हैं, अर्थात इसकी आज्ञा मानती हैं। कौन कौन से मानते हैं? फिर देखिए, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में वांट हाफ समीकरण का पालन करती हैं। और नेक्स्ट का दूसरा पॉइंट है वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाष्पशील पदार्थों के विलयन और सांद्र विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलित होते हैं। अर्थात जब दोनों विलयन होता है, अर्थात पदार्थ का विलयन भी हो और सांद्र विलयन दोनों हो, तो क्या होता है? वांट हाफ समीकरण से ये विचलित हो जाती है। नेक्स्ट आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वियोजन के कारण उनके विलयन में कणों की संख्या से अधिक हो जाती है। ठीक है, कह रहा मतलब जब वियोजन होता है मतलब कोई कण है, अब इसका क्या होगा? हमारा वियोजन होगा। क्या होगा? हमारा वियोजन होगा। जब वियोजन होता है तो उस विलयन में क्या होता है? जिस विलयन में कण होता है पहले से, जैसे इस विलयन में क्या है? कण है, तो जब वियोजन होगा तो इसमें क्या होगा? वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वियोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आइए नेक्स्ट चौथा समझते हैं। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि संगुणन के कारण उनके विलयन सामान्य संख्या से कम हो जाती है। देखिए फिर से समझते हैं एक बार, थोड़ा बड़ी थ्योरी है ये। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित मतलब जैसे ये कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है। अब संगुणित मतलब क्या? ये चारों कण क्या हो जाएं? पास पास आ जाएं। क्या हो जाएं? चारों कण पास पास हो जाएं। तो इस क्रिया क्या बोलते हैं? संगुणित कहते हैं। ठीक है, तो संगुणित होते हैं, उनके विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जब जो है ये संगुणित हो जाता है हमारा, तो जो वांट हाफ समीकरण है इससे विलयन विचलित हो जाता है, क्योंकि संगुणन के कारण
विलयन सामान्य संख्या से क्या हो जाता है, देखिए सामान्य संख्या से कम हो जाता है, अब क्यों कम हो जाता है हमने बताया ना, ये जैसे 4 डॉट हैं और ये चारों डॉट क्या हो गए, आपस में पास पास आ गए, तो इसे क्रिया का क्या बोलते हैं, संगुणित बोलते हैं। और फिर वांछाप समीकरण क्या होता है, इससे विचलित हो जाता है, और फिर बताया जा रहा है कि सामान्य संख्या से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये विलयनों की वांछाप समीकरण के अनुप्रयोग। क्या है, विलयनों की वांछाप समीकरण के अनुप्रयोग, मतलब इसके प्रयोग क्या है हमें ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए पढ़ते हैं। इसके निम्न 2 प्रकार हैं। पहला ये है हमारा अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि वांछाप समीकरण द्वारा इसके 2 प्रयोग हैं, 2 यूजेस हैं, जिससे हम लोग पहले से परासरण दाब की गणना कर सकते हैं, दूसरे वाले से क्या कर सकते हैं, अणुभार की गणना कर सकते हैं। दूसरे वाले क्या कर सकते हैं हम लोग तो दोस्तों, अणुभार की गणना कर सकते हैं, और पहले वाले से परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसकी गणना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सूत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारा है नंबर 1, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, परासरण दाब की गणना करना निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी दोस्तों, विलयनों की वांछाप समीकरण। विलयनों की वांछाप समीकरण द्वारा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना। सबसे मुख्य बात क्या है ये कि परासरण दाब की गणना करना किसके द्वारा, वांछाप समीकरण के द्वारा। आपसे बोलेगा परीक्षा में कि वांछाप समीकरण द्वारा परासरण ज्ञात करना है, इसके सूत्र की व्याख्या कीजिए, या फिर सूत्र क्या करिए, स्थापित कीजिए। क्या करिए, सूत्र स्थापित कीजिए। स्थापित करने का अर्थ होता है प्रूव्ड करना। क्या होता है, प्रूव्ड करना। ठीक है, सिद्ध करना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वांछाप समीकरण के अनुसार, तो आपको पता है वांछाप समीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मुझे पता है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। क्या होता है, PV इक्वल NRT। तो क्या होता है वांछाप का समीकरण, तो आप कहेंगे सर PV इक्वल NRT होता है। तो मैं बोलूँगा वेरी गुड, क्योंकि आपको याद है मेरी बातें। चलिए नेक्स्ट, अब N क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विलेय के मोलों की संख्या N होती है। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, N होती है। ठीक है, अब मोल बराबर आप जानते हैं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, मतलब भार होता है और क्या होता है, अणुभार होता है। भार होता है और अणुभार होता है। तो देखिए विलेय का भार ग्राम में, और इसको हम लोग स्मॉल w से लिखते हैं। और नेक्स्ट है अपान में विलेय का अणुभार, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, अब n इक्वल क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे हाँ सर क्या रखेंगे, तो w अपान m रखेंगे। क्या रखेंगे, n इक्वल टू w अपान m रखेंगे। तो यहाँ देखिए रख दिए, PV इक्वल w अपान m RT। क्या हो जाएगा, PV इक्वल w अपान m RT हो जाएगा। तो आइए और आगे समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नोट, हमने कुछ आपके लिए नोट लिखा है स्पेशल। P क्या होता है, विलयन का परासरण दाब होता है। V क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विलयन का आयतन लीटर में होता है। T क्या होता है, तो कहेंगे सर ये हमारा परम ताप होता है। और R क्या होता है, तो कहेंगे सर R विलयन का स्थिरांक होता है। क्या होता है, R विलयन का स्थिरांक होता है, जिसका मान भी होता है। तो मैं बोलूँगा बताइए मान कितना होता है, तो कहेंगे सर मुझे याद है। तो मैं बोलूँगा आप बताइए, तो आप बताएंगे 0.082 लीटर ATM प्रति डिग्री और प्रति मोल। ये इसका क्या होता है, आपका मात्रक होता है। देखिए मात्रक बड़ा हो गया है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मात्रक को, ध्यान समझिएगा।
0.082 लीटर एटीएम प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, अब बात समझ आ गई ना आपको। चलिए, ये हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया है, जो क्या है, वांट हाफ समीकरण के द्वारा प्रूव करना था हमें। पीवी बराबर W/mRT, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। इससे हमारा सवाल भी हल होगा। तो आइए, इसका दूसरा भाग क्या था, तो कहेंगे सर अणुभार ज्ञात करना। क्या था दूसरा? इसका अणुभार ज्ञात करना। तो आइए इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। हाँ, तो जैसे आपको ये दिख रहा है हमारा क्वेश्चन, परासरण दाब से अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्यों के क्या ज्ञात करना है हम लोग को? अणुभारों की गणना करना है। किसकी गणना करना है? अणुभारों की गणना करना है। तो बिल्कुल इजी है, फिर से वही लिखेंगे, वांट हाफ समीकरण के अनुसार। तो फिर आपका आंसर हाँ मुझे याद हो गया है। वांट हाफ समीकरण क्या होता है तो आप बताएंगे सर, PV इक्वल टू NRT होता है। क्या होता है? NRT होता है। और इसको n के स्थान पे क्या रख देंगे आप? तो कहेंगे सर n इक्वल टू W/m रख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल W/mRT हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू W/mRT हो जाएगा। और हमें क्या करना है? अणुभार। तो आप देखिए, ये जो m है, m को क्या करिए, यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए। m को तिर्यक गुणा यहाँ कर दीजिए और PV को तिर्यक गुणा यहाँ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू W/PV/RT हो जाएगा। ये हमारा अणुभार का सूत्र तैयार हो गया। ये हमारा अणुभार का सूत्र तैयार हो गया। क्या है हमारा? m क्या है? अणुभार। तो देखिए दोस्तों, हमारा अणुभार जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब अभी आपको मैंने बताया था R इक्वल क्या होता है, तो कहेंगे हाँ सर आपने बताया था। तो आप कहेंगे हाँ सर मुझे याद भी है, तो बता दीजिए 0.082 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स और मोल इनवर्स होता है। इसे याद कर लीजिए इस सूत्र को, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल हल किया जाता है तो वहाँ R का मान कभी दे देता है और कभी नहीं देता है, इसलिए आप R का मान कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, हम लोग आप पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। अर्थात राउल्ट के नियम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, और हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं जैसे था वांट हाफ नियम की सीमा, वैसे ही राउल्ट के नियम की सीमाएं। इसमें भी कई कंडीशन होंगी, 3 से 4 कंडीशन। उन कंडीशन को समझेंगे, जो कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे मैं जब परीक्षा आ जाएगी तो मैं हर चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाऊँगा, जैसे आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप उसे ही रट लीजिए, उससे ही जो है तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन 100% पे श्योर फंस जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला नियम क्या है इसका? राउल्ट का नियम केवल, ध्यान दीजिएगा, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्यों के तन विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, किस पर लागू होता है? केवल और केवल अवाष्पशील वैद्युत अवघट्यों के तन विलयनों पर। ठीक है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब राउल्ट का नियम लगता है तो जो सांद्र विलयन होता है, विचलन, अर्थात इसको इधर जाती है, इधर चली जाती है। ठीक है, तो मतलब सीधा नहीं जाती, विचलित हो जाती है, मतलब अपना रास्ता भूल जाती है। ठीक है, इसीलिए किस पर लगता है? केवल और केवल तन विलयनों पर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा पॉइंट, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। फिर समझिए, कह रहा राउल्ट का नियम केवल उन पर लगता है,
ठीक है, केवल उन पर लगता है जिस पर विलयनों के नियम अर्थात विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है राउल्ट का नियम केवल उस पर लगता है उन आवासशील पदार्थों पर जिन पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, उस पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं। वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अर्थात जिन विलयनों में क्या होता है, जिनका विलयन वियोजित हो जाता है, उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। इसके पहले अभी मैंने बताया संगुणित मतलब एकत्र हो जाना, क्या हो जाना, एकत्र होना, क्या होता है, संगुणित। और जब जो विलयन एकत्र हो जाता है उस पर राउल्ट का नियम नहीं लगता है। आइए एक हेडिंग और है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो है अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा इस हेडिंग के बाद। तो आइए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आवासशील विलयों के आदर्श विलयन। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और पिछले साल के मतलब कई साल पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइए परिभाषा समझते हैं। जो विलयन ताप और सांद्रता, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों मतलब सभी सामान्य स्थितियों में या जो भी समय हो उन परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा बताई है इसने, परिभाषा ने। हाँ, और मैंने इसको लिखा भी कितनी अच्छी ढंग से। ये परिभाषा आप देखेंगे बुक में तो बहुत बड़ी है, मैंने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। आप फिर समझिए, कह रहा जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पालन करती हैं, राउल्ट के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैंने नोट लिखा है आपके लिए कुछ विशेष, जब भी कोई विशेष रहता है मैं इसमें नोट्स लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे पहला नोट है, अधिकांश विलयन राउल्ट के नियम से विचलित हो जाती हैं। अधिकांश विलयन राउल्ट के नियम से विचलित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जाना है सीधा, लेकिन आपके ऊपर जब राउल्ट का नियम लगेगा तो आप इधर ना जाके ऐसे हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं क्या, विचलित हो गई है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, विचलित हो गई है। क्या हो गया है, विचलित हो गई है, जिससे राउल्ट का नियम नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तनु विलयन राउल्ट के नियम से, तनु विलयन राउल्ट के नियम से बहुत कम विचलित होती है, अतः राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। आपको मैं बता चुका हूँ तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन वे विलयन होते हैं, क्या होते हैं, वे विलयन होते हैं जो गाढ़े होते हैं, क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। ठीक है, जो गाढ़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या लीजिए, रसगुल्ले का सीरा, क्या ले लीजिए, रसगुल्ले का सीरा। आप सभी जानते हैं रसगुल्ले का सीरा कितना गाढ़ा होता है, तो ये उसी पर फॉलो करता है राउल्ट का नियम, जो तनु विलयन का अंग होता है। ठीक है, जो तनु विलयन का अंग होता है, राउल्ट का नियम उसी पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब जो है रसायन विज्ञान 12 की हम लोग डेली पढ़ेंगे।
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक थोड़ा समस्या था, अब कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग डेली का डेली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को जब भी पढ़िए सबसे पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्त यार दोस्त को, चाहने वालों को बताइए कि केमिस्ट्री क्लास विद संजय में आइए, प्ले लिस्ट में विजिट करिए। आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़िए, आपको इंग्लिश पढ़ना तो इंग्लिश पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना है वो भी मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा बेहतर तरीके से। और जो है आप आइए, तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो क्या है आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जो भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंचा रहे हैं वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोचिंग और ट्यूशन नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस ओर एक क्रांति शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है कर्म से क्रांति। और आप शेयर करिए वीडियो। जय हिंद साथियों।